इंडिया और साउथ अफ्रीका के इन 30 सालों के डिप्लोमेटिक रिलेशन में हम ये पीएम मोदी की तीसरी विजिट है साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग के बारे में बात करें तो जोहान्सबर्ग को बोला जाता है द सिटी ऑफ गोल्ड। मोस्ट पॉपुलर सिटी है साउथ अफ्रीका की और इसको मेगा सिटी में कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में कि आखिर ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 5 मेंबर कंट्रीज हैं, तो ब्रिक्स जो है इन 5 मेंबर कंट्रीज का एक्रोनिम है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद आकार आईएएस में। आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट के बारे में। ब्रिक्स समिट जो कि एक इंटरनेशनल समिट है। ये समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन इकोनॉमीज़ का एक इंटरनेशनल फोरम्स में मीटिंग होता है। तो ये ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाली है? ये ब्रिक्स समिट होने वाली है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका की सिटी है, वहाँ पर होगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिलेवेंसी ऑफ टॉपिक देखें तो मेंस के पर्सपेक्टिव में जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, तो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो करंट इवेंट है उसके पर्सपेक्टिव में ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आखिर ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की ये कौन से नंबर की समिट है, इस मीटिंग में क्या क्या होने वाला है और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। इंडिया जो कि ब्रिक्स का मेंबर कंट्री है, तो इंडिया की पार्टिसिपेशन जो है वो उसमें हो रही है। तो इंडिया के तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका विजिट कर चुके हैं ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि होनी है कहाँ? जोहान्सबर्ग में। और जोहान्सबर्ग कहाँ है? जोहान्सबर्ग सिटी है साउथ अफ्रीका की। एंड देयर हैज बीन एन इंडिकेशन फ्रॉम चाइना, और चाइना से भी एक इंडिकेशन मिला है दैट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक बाईलैटरल टॉक होने वाली है, एक बाईलैटरल मीटिंग होने वाली है इस समिट के दौरान। और ये बायलैटरल टॉक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा इंडिया और चाइना रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। इससे पहले अगर हम बात करें तो G20 समिट हुई थी बाली में। बाली में G20 समिट हुई थी। बाली कहाँ है? जो कि इंडोनेशिया में है। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग जी की एक शॉर्ट ड्यूरेशन मीटिंग हुई थी ड्यूरिंग द डिनर। देन उसके बाद में इन पर्सन अगर देखा जाए तो ब्रिक्स समिट में इन दोनों के बीच में ये पहली मीटिंग है। और मे बी दैट कि ये बायलैटरल टॉक जो है वो इंडो चाइना रिलेशन को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, जो एक आर्मी स्टैंड ऑफ जो अभी चल रहा था, डोकलाम का इशू चल रहा था, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए और नेशनल इंटरेस्ट को मेन प्रायोरिटी पर रखने के लिए कॉन्वर्सेशंस या बायलैटरल टॉक्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बायलैटरल टॉक मे बी दैट की बेनिफिशियल होने वाली है। चाइना के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, चाइनीज एम्बेसडर ने एक रिपोर्टर्स को स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा दैट आई एम कॉन्फिडेंट दैट 2 nations, 2 countries will have direct talks, direct meetings, कि 2 नेशंस और 2 कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्ट टॉक करने वाले हैं, डायरेक्ट मीटिंग्स उनकी होने वाली है। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड आई कैन नॉट से देयर इज टेंशन बिटवीन अस, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच में किसी भी तरीके की कोई टेंशन है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है। बट एज नेबरिंग कंट्रीज वी हैव मैनी कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन एक पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारे इंटरेस्ट काफ़ी कॉमन है। क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कौन सा स्लोगन लेके चल रहे थे? हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन लेके चल रहे थे। हमारी मेन प्रायोरिटी में क्या आता है? नेबरहुड फर्स्ट आता है। ये पॉलिसी को हम अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा चाइना के साथ में एक रिलेशन मेंटेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट को लेकर के उनकी हम पर डिपेंडेंसी है, तो हमारी उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी है। तो ये चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनका रिपोर्टर्स के साथ ये कहना है, इट मीन्स कि चाइना भी कहीं ना कहीं इनिशिएट कर रहा है इंडिया के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए।
देन बात करते हैं दैट हु विल अटेंड दिस समिट। ये जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स समिट को कौन कौन अटेंड करेगा? तो ब्रिक्स समिट को अटेंड कर रहे हैं इंडिया की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुई लूला डा सिल्वा वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन वो इस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेंगे। द मेन इंपॉर्टेंट, इन पर्सन मीटिंग में केवल 4 मेंबर कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन रसिया का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्चुअल पार्टिसिपेशन होगा इस समिट में। अब ये वर्चुअल पार्टिसिपेशन आखिर क्यों होगा, इसे भी जानना जरूरी हो जाता है। वर्चुअल पार्टिसिपेशन इसलिए होगा क्योंकि रशिया ने यूक्रेन में वॉर कराया, ठीक, इस क्राइम के लिए उसको क्रिमिनल करार दिया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्राइम्स इन यूक्रेन, वॉर क्राइम्स जो यूक्रेन में हुआ उसके लिए क्या किया कि रशिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया, और अरेस्ट वारंट जो कि इशू किया गया, और साउथ अफ्रीका जो कि सिग्नेटरी बॉडी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो उसके लिए ये मजबूरी हो जाती है, इट इज कंपेल्ड टू अरेस्ट पुतिन इफ ही लैंड्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो साउथ अफ्रीका जो कि होस्ट है ब्रिक्स समिट का, उसके लिए मजबूरी होगी अगर मान के चलो पुतिन साउथ अफ्रीका की मिट्टी में या उसके सॉइल में कदम रखते हैं तो वो उनको अरेस्ट करेगा। और ये चीजें करी किसने? प्रिटोरिया कोर्ट में साउथ अफ्रीका की एक अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक अलायंस। तो डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो प्रिटोरिया कोर्ट गया, प्रिटोरिया कोर्ट में उसने ये कहा दैट साउथ अफ्रीका इज अ सिग्नेटरी बॉडी ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सिग्नेटरी बॉडी है, और अगर साउथ अफ्रीकन सॉइल में पुतिन कदम रखते हैं तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है साउथ अफ्रीका की कि वो उनको अरेस्ट करे। तो इसी वजह से पुतिन जो है वो इस समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन वॉर में रशिया का पार्टिसिपेशन था और आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तो साउथ अफ्रीका को उनको इनविटेशन क्यों देना चाहिए था? तो यूक्रेन वॉर से पहले ही साउथ अफ्रीका ने क्या किया था कि ब्रिक्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रूस को वो इनविटेशन भेज चुका था। तो इस वजह से ये अब इनविटेशन जा चुका है यूक्रेन वॉर से पहले, तो अब यहां पर पुतिन का पार्टिसिपेशन जरूरी है जो कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे। यहां इंपॉर्टेंट टर्म आया है दैट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये कौन सी बॉडी है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर सरकारी संगठन है और एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल है। इसकी ये सिचुएटेड है कहाँ? हॉग में। हॉग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के हॉग में ये सिचुएटेड है। ये फोर्स में आया, एंटर्ड इनटू फोर्स 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002 को ये फोर्स में आया, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी बाय द रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1988। रोम स्टैट्यूट के तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में, फोर्स में आया था 2002 में। और इसके मिशन की बात करें, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईसीसी, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है टू हेल्प पुट एन एंड टू इम्प्यूनिटी फॉर द perpetrators of such crimes and contribute to their prevention। जितने अपराधी हैं जो अपराध को बढ़ावा देने कर रहे हैं, इन सब लोगों को ख़त्म करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये इसका गठन जो है वो किया गया। लाइक दैट जीनोसाइड है या वॉर क्राइम्स हैं, तो ये जो एक ह्यूमैनिटी को लॉस पहुंचा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को लॉस पहुंचा रहे हैं, इन पर कंट्रोल करने के लिए इस बॉडी का गठन जो है वो किया गया। एंड अगला मेन पॉइंट ये है, द फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट। आईसीसी इज द पहला और केवल ऐसा परमानेंट कोर्ट है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर द इंटरनेशनल क्राइम्स। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्राइम्स में आता है तो ये पहला और केवल परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है कि वो उस पर मुकदमा दायर
कर सकता है। कौन कौन से क्राइम्स, जैसे जीनोसाइड है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स हैं, क्राइम ऑफ एग्रेशन है, इन सब में अगर किसी भी इंडिविजुअल कंट्री की इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, सो इन दिस केस इंटरनेशनल कोर्ट जो है, क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। और रशिया के खिलाफ ये हुआ ही है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेनियन वॉर में पार्टिसिपेट किया और ये बोला गया कि यूक्रेन के जो चिल्ड्रंस थे उनको रशिया ने डिपोर्ट किया। तो ये बहुत अलग मुद्दा है यूक्रेनियन वॉर का, ठीक है। तो ये आईसीसी का मेन रोल यहाँ पे आता है। रोम स्टैट्यूट की बात करें तो रोम स्टैट्यूट बेसिकली इट इज अ ट्रीटी विच इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो रोम स्टैट्यूट बेसिकली क्या है, ये एक ट्रीटी है, ये एक संधि है जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट वाज अडॉप्टेड एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रोम ऑन जुलाई 1988। 17 जुलाई 1988 को रोम में एक मीटिंग हुई, एक जो है कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में रोम स्टैट्यूट को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। एंड इट वाज फॉर्मली इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2002। फॉर्मली इसको 1 जुलाई 2002 को इंप्लीमेंट किया गया। एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज सेल्फ गवर्निंग इंटरनेशनल कोर्ट। सेल्फ गवर्निंग इंटरनेशनल कोर्ट है जिसमें 123 करंट स्टेट मेंबर्स हैं। एंड वन थिंग रिमेंबर दैट इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये रोम स्टैट्यूट की बात यहां पर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं द एरे ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ दिस समिट। इस समिट में कौन कौन से मुद्दों को प्रायोरिटी पे रखा गया है। इसमें पहला पॉइंट ये है दैट डेवलपिंग अ पार्टनरशिप टुवर्ड्स द इक्विटेबल फॉर जस्ट ट्रांजिशन। तो जो इक्विटेबिलिटी है ट्रांजिशंस की, उनको क्या करना है, हमें डेवलप करना है थ्रू द पार्टनरशिप, ठीक है। तो इस पार्टनरशिप को डेवलप करना है इक्विटेबल ट्रांजिशन की तरफ। एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए स्किल्स डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना है। द थर्ड थिंग इज अनब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया में जो ट्रेड्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज को क्या किया जाएगा, अनब्लॉक किया जाएगा। अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया की बात करें तो इसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। अफ्रीकन फ्री ट्रेड एरिया जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है, यह एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है वेरियस कंट्रीज को। तो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में यहाँ पर फ्री ट्रेड अपॉर्चुनिटी को दिया जाएगा। एंड स्ट्रेंथनिंग पोस्ट पेंडेमिक सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी। पेंडेमिक जो कि कोविड-19 एक पेंडेमिक हुआ, उस पेंडेमिक से जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ, उस इकोनॉमिक रिकवरी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। और अटेनमेंट ऑफ द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनको अचीवमेंट का टारगेट रखा गया है बाय 2030, उन तक पहुंचने के लिए, उनको पूरा करने के अटेनमेंट, उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये चीज है। एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म इंक्लूडिंग वर्किंग टुवर्ड्स रियल रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रेंथनिंग द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पीस प्रोसेस। मल्टीलैटरलिज्म को क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा। यानी कि जितने भी काम हो सारे बहुपक्षीय तरीके से होने चाहिए। यूनिलैटरलिज्म, एक पक्षीय कार्य को यहां पर नकारा गया है और बोला गया है कि एक कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए सारे नेशंस की, सारे कंट्रीज की, किसी भी इंटरेस्ट को लेकर के, ह्यूमैनिटी को लेकर के एक कलेक्टिव वॉइस की बात यहां पर रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम इस समिट के अगर मेन प्रायोरिटी सेक्शंस की बात करें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इक्विटेबल ट्रांजिशन होना चाहिए। दूसरी चीज है एडुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट को क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको अनब्लॉक करना है, कहाँ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया में।
और स्ट्रेंथन करनी है सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी को पोस्ट पेंडेमिक, जो इस महामारी के बाद हम देश उसका दंश झेल रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है, उसको भी हमें पूरा करना है। एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म, जो बहुपक्षीय वार्ताएं हैं, बहुपक्षीय जो राष्ट्र है, उसको क्या करना है, हमें स्ट्रेंथन करना है फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस। वैश्विक शासन के लिए रियल रिफॉर्म हमें करना है, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, और पीस प्रोसेस में विमेंस की पार्टिसिपेशन को भी लेकर के आना है शांति समझौते में। तो ये मेन पॉइंट्स यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्शंस में रखे गए हैं। ब्रिक्स समिट की बात करें तो ये अपने आप में 15वां ब्रिक्स समिट है। अगर 14th ब्रिक्स समिट की बात करें तो 14th ब्रिक्स समिट हुआ था चाइना में। इसकी जो प्रेसिडेंसी करी थी वो चाइना ने की थी। ये 15th ब्रिक्स समिट है जो कि 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक होगा। एंड इट विल बी द फर्स्ट इन पर्सन ब्रिक्स समिट आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में यह अपने आप में इन पर्सन पहला ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। इसकी लोकेशन जो है वो जोहान्सबर्ग में है। एज आई टोल्ड यू, जोहान्सबर्ग इज इन द साउथ अफ्रीका, और दिस ईयर्स ब्रिक्स अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। थीम की बात करें तो थीम ऑफ दिस ईयर समिट इज ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism। तो थीम इसकी क्या रखी गई है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ब्रिक्स और अफ्रीका इसकी थीम रखी गई है। और इसका थीम का आगे का पार्ट है द पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ। जो ग्रोथ होनी चाहिए वो म्यूचुअली एक्सेलरेट करे, बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा प्रयास बढ़े, और इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म यानी कि जो समावेशी बहुपक्षीय चीज़ें हैं उनकी तरफ हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये इसकी थीम रखी गई है। और दिस विल बी पीएम मोदीज 3rd विजिट to South Africa, and the trip marked the 30th anniversary of the diplomatic relationship between India and South Africa। इंडिया और साउथ अफ्रीका के इन 30 सालों के डिप्लोमेटिक रिलेशन में ये पीएम मोदी की तीसरी विजिट है साउथ अफ्रीका में। एंड फॉलोइंग द ब्रिक्स समिट पीएम मोदी विल गो टू ग्रीस। इस समिट के दौरान जो है पीएम मोदी ग्रीस जाएंगे, और the first Indian Prime Minister to visit the ancient country in 40 years। इन 40 सालों में पीएम मोदी जो है वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एंशियंट कंट्री ग्रीस में विजिट करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जोहान्सबर्ग के बारे में बात करें तो जोहान्सबर्ग को बोला जाता है द सिटी ऑफ गोल्ड। मोस्ट पॉपुलर सिटी है साउथ अफ्रीका की, और इसको मेगा सिटी में कंसीडर किया जाता है। मेगा सिटी का मतलब ये होता है ऐसा कोई जगह, ऐसी कोई सिटी जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा हो। एंड ये लोकेटेड है ईस्टर्न प्लेटू एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो ईस्टर्न प्लेटू एरिया है, जो पूर्वी प्लेटू एरिया है, ये वहाँ पर सिचुएटेड है। जोहान्सबर्ग की अगर मैप की बात करें तो जोहान्सबर्ग हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये साउथ अफ्रीका का मैप है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी आपकी जुडिशियल कैपिटल है। तो यहाँ पे केप टाउन आप देख रहे होंगे। तो केप टाउन जो है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है किसकी, साउथ अफ्रीका की। तो केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है किसकी, साउथ अफ्रीका की। और उसके बाद यहाँ पर ब्लूम फॉन्टेन आ जाता है जो कि जुडिशियल कैपिटल है किसकी, साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की यहाँ पर 3 कैपिटल्स हैं, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और ब्लूम फॉन्टेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है। इस मैप पे अगर हम नजर डालोगे तो साउथ अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। वो रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, 2 बार जो है यहाँ पे कट करती है। यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट आप देखेंगे जोहान्सबर्ग के पास में, ये कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जोहान्सबर्ग जो है वो एक मैप में हमने यहाँ पे देखा। देन नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में कि आखिर ब्रिक्स है क्या।
तो ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 5 मेंबर कंट्रीज हैं, तो ब्रिक्स जो है इन 5 मेंबर कंट्रीज का एक्रोनिम है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, चाइना में। इसको इस्टेब्लिश किया था जिम ओ'नील ने 2011 में। ब्रिक्स प्राइमरली फोकसेस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पीस। ब्रिक्स का फोकस किस पे है? पीस पे, शांति पे, सिक्योरिटी, सुरक्षा, डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन, विकास और सहयोग, इन पर पूरी तरीके से प्राइमरली जो है ब्रिक्स फोकस करता है। द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, वर कलेक्टिवली टर्म्ड ब्रिक्स बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील इन 2001। 2001 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, उन्होंने ब्रिक टर्म दिया था 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, जिनका नाम था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो 2001 में जब इस टर्म को कॉइंड किया गया था, तब ये ब्रिक साउंड करता था और इसमें केवल 4 मेंबर कंट्रीज थे। देन उसके बाद में क्या हुआ, इन 2010, दिसंबर 2010, साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया, और उसके बाद ये ब्रिक जो है वो क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। And BRICS countries have been the main engines of global economic growth over the years. तो global economic growth में BRICS का अच्छा खासा participation देखने को मिलता है। 14th BRICS summit was convened under the chairmanship of China, 23rd to 24 जून 2020 बाय वर्चुअल, इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। तो वर्चुअल फॉर्मेट में हुई थी बिकॉज कोविड पेंडेमिक की वजह से, और साउथ अफ्रीका में कोविड पेंडेमिक के बाद में ये पहली इन पर्सन मीटिंग होने जा रही है। द लीडर्स हेल्ड डिस्कशंस इन द फील्ड्स ऑफ काउंटर टेररिज्म। तो इस समिट में जो लीडर्स हैं वो काउंटर टेररिज्म पे डिस्कशन करेंगे, ट्रेड पे करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो परंपरागत दवाइयां हैं उन पे बात होगी, एनवायरनमेंट को लेके बात होगी, साइंस को, टेक्नोलॉजी को एंड इनोवेशंस को लेके बात होगी, एग्रीकल्चर को लेके बात होनी है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लेके। इन मुद्दों पर जो है इन लीडर्स के थ्रू डिस्कशन किया जाएगा इस ब्रिक्स समिट में। ब्रिक्स समिट के बारे में और बात करें, इसकी जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स समिट जो है ग्लोबल जीडीपी का 3.1% कंट्रीब्यूट करता है। एंड द ब्रिक्स इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ओवर 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बाय 2030। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी इसका पार्टिसिपेशन ग्लोबल जीडीपी में 31.5% है, और 2030 तक इसका पार्टिसिपेशन 50% से ज़्यादा होने की आशा रखी जा रही है। And in 2021, it is estimated that the BRICS countries have a combined population of 3.24 billion people. तो combined population की बात करें तो 3.24 billion people थी 2021 में, which is over 40% of the world population, जो कि वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन से क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव में कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ ब्रिक्स एंड एज अ ब्रिज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट आर द करंट कंसर्न एंड इश्यूज दैट मस्ट बी रिजॉल्व्ड। तो ब्रिक्स के रोल के बारे में डिस्कस करना है और ये बताना है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ये एक ब्रिज की तरह कैसे काम कर रहा है, एंड व्हाट आर इट्स करंट, इसके करंट कंसर्न्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, इनको कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए। इन चीज़ों पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस और करंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें स्टडी विद आकार IAS को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।